कल हम लोगों ने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देख लिया था, है ना। मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग बेल्जियम को देख चुके थे कि बेल्जियम कहाँ की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, जस्ट फ्रांस के ऊपर ही है वो, है ना। फिर हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था कि वहाँ की कितनी परसेंट लैंग्वेज, कितनी परसेंट पॉपुलेशन डच बोलती है, फिर कितनी परसेंट पॉपुलेशन फ्रांस बोलती है ना। फिर उसका जो कैपिटल था बेल्जियम का, जिसको बोलते थे ब्राजील, उसमें उसका जस्ट अपोजिट था। जैसे कि यहाँ पर 59% ऑफ डच स्पीकिंग और क्या था, 40% ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग, अदर 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, ऐसा यहाँ पर था। पर इसके बाद में ब्राजील की मतलब बात करें, जब इसकी कैपिटल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा उल्टा था। यहाँ पर जो मेजोरिटी में था वो यहाँ पर उसके कैपिटल में क्या था, माइनॉरिटी में था। जैसे कि 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रांस, है ना, और 20% ऑफ पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। मतलब ऐसा था यहाँ पर कि जो मेजोरिटी में था बेल्जियम में, वही माइनॉरिटी में आ गया था ब्राजील में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था। अब हम बात कर लेते थोड़ी श्रीलंका की, कि श्रीलंका में क्या था। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana, like other nation in the South Asia region. Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers and Tamil speakers. ये भी मैं कल आप लोगों को बता चुकी थी कि श्रीलंका क्या है, इंडिया के एकदम नीचे साउथ में है ना, साउथ में है, इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में 2 करोड़ लोगों की आबादी थी। ठीक है, उसमें आपकी बुक में ऐसा दिया है। फिर उसके बाद में सिन्हेला, उसमें 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, सिन्हेला और तमिल लैंग्वेज। ठीक है, अब तमिल लैंग्वेज में भी 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, तमिल स्पीकर्स थे और तमिल इंडियन स्पीकर्स थे। ठीक है, तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स, द तमिल नेटिव्स ऑफ अदर फैमिली कॉल्ड श्रीलंकन फैमिली। ठीक है, उसको श्रीलंकन फैमिली बोला जाता था। दे आर रेस्ड हुज फोर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग colonial पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। क्या हुआ था, जब यहाँ पर प्लांटेशन, मतलब जब टी प्लांटेशन वगैरह जब ये सब होने लगा, है ना, टी प्लांटेशन जब बढ़ रही थी, तब वहां अपने यहाँ से लोग, इंडिया से लोग जो है उन वो कहाँ चले गए थे, श्रीलंका चले गए थे। इसीलिए वो तमिल के थे, वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, बट वो रहते इंडिया में थे। बट यहाँ पे से क्या हुआ, उन लोगों ने मूव कर लिया कहाँ पर, टूवर्ड्स श्रीलंका। तो उन्होंने जब टूवर्ड्स श्रीलंका मूव किया, तो वो अपना कल्चर भी लेके गए, अपनी लैंग्वेज भी लेके गए, और वहां पर स्टेब्लिश हो गए। तो फिर वहां पर उन लोगों को क्या नाम देके रखा, इंडियन तमिल नाम देके रखा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सिन्हेला स्पीकर्स थे वो कितने परसेंट, सिन्हेला स्पीकर जो थे वो 74% ये वाली लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और 18% तमिल स्पीकर्स थे। ठीक है, तो जो 13%, इसमें आपको फिर सब सब पार्ट करा गया है 18% में से, कि अब 2 स्पीकर्स थे ना, तमिल स्पीकर्स, तो 2 ग्रुप्स थे। तो श्रीलंकन स्पीकर जो थे वो 13% थे, और इंडियन स्पीकर जो थे वो 5% थे, है ना। और बाकी की जो 7% पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियन थे, जो कि तमिल भी बोलते थे और सिन्हेला भी बोलते थे, वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे। दे स्पीक्स बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, हमको इससे क्या मतलब है ना, हमको तो वो पढ़ना था। हम पहले इसमें आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके आगे। और श्रीलंका, श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो 13% थे, बाकी जो रेस्ट जो भी थे उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता था। ये बता दिया मैंने आपको, है ना। वो सिन्हेला स्पीक्स पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हेला स्पीकर्स थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे, है ना। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू।
और मुस्लिम। इसमें बाकी के जो स्पीकर्स थे वो क्या थे, तमिल और हिंदूज थे, है ना। जो तमिल स्पीकर्स थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हेला। अब यहाँ पर क्या हुआ, 7% कुछ क्रिश्चियंस थे जो कि तमिल और सिन्हेला दोनों बोलते थे, है ना, दोनों थे वो। Just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantages of its numerical majority and force it will be the France German speak population. This would push the conflict among communities further. क्या हुआ, अब इसमें बोला कि जस्ट इमेजिन, मतलब इमेजिन करो अगर बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो एडवांटेजेस ले, है ना, क्योंकि वो मेजोरिटी में है ना, मेजोरिटी में है कि नहीं है वो लोग, बिल्कुल है। उनकी जो नंबर ऑफ स्पीकिंग है वो तो ज्यादा ही है, डच कम्युनिटी ज्यादा उसमें है। तो उन्होंने यूं बोला कि अगर वो इन लोगों पे, माइनॉरिटीज पे डोमिनेट करें तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो लोग क्यों कुछ सहन करें, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही सही वहां पे। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। फिर वो लोग यही बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो आप आपकी कंट्री रखो, हमको हमारे कंट्री दे दो, हम लोग हमारी कंट्री बना लेंगे। Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed a bigger majority and could impose its will be entire country. Now let us look what happened in the both these countries. अब इसके बाद में क्या, श्रीलंका में क्या था कि सिन्हेला कम्युनिटी ज्यादा थी, तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा मेजोरिटी में थी तो वो एंजॉय करेगी उसकी पावर, ठीक है। फिर आपका ये इतना ही था, फिर आपको बोला है कि आगे देखते हैं कि कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में क्या हुआ। तो आपको देख रखा है मेजोरिटीरिज्म इन श्रीलंका। अब आप पूछोगे कि मैम मेजोरिटिज्म क्या होता है, तो मेजोरिटिज्म क्या होता है, इट इज अ बिलीफ वेयर द सेक्शन ऑफ मेजोरिटी इज लीड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो जितने भी ज्यादा मेजोरिटी जिसमें भी है, मेजोरिटी ग्रुप जो भी है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा माइनॉरिटी वाले ग्रुप को, है ना। तो मेजोरिटिज्म उसको बोला जाता है। श्रीलंका emerged an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to the secure dominance over the government by the virtue of the majority. As a result, democratically elected government adopted a series of majoritism measures to establish Sinhala supremacy. अब यहाँ पर क्या हुआ, जब श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, ठीक है, तो जो लीडर्स थे सिन्हेला कम्युनिटी के, क्यों सिन्हेला कम्युनिटी के क्यों हुए, तमिल कम्युनिटी के क्यों नहीं हुए, तो वो इसीलिए नहीं हुए बच्चों क्योंकि वहां पर किसकी मेजोरिटी चल रही थी, श्रीलंका की मेजोरिटी चल रही थी। तो उन लोगों ने क्या करा, एक उनकी पावर से उन लोगों ने एक मेजोरिटेरियन सीरीज जो थी उसको स्टेब्लिश किया। तो उसके अंदर क्या था, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हेला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। मतलब 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सिन्हेला जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगी, ठीक है, मतलब कि उनकी लैंग्वेज को उन लोगों ने सुपरमेसी पावर दे दी, ठीक है, और उसके बाद में तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favor Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. As a result, the relation between Sinhala and Tamil communities strained over time. अब इसमें ये बताया कि इन लोगों ने एक लॉ पास कर दिया 1956 में जिसमें इन्होंने बोला कि जो सिन्हेला जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगी, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स रहेगी, जितनी भी यूनिवर्सिटी की पोजीशंस रहेगी, वो सब किसके फेवर में रहेगी, सिन्हेला के फेवर्स में रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म एज ए स्टेट रिलीजन।
उन लोगों ने क्या करा, बुद्धिज्म रिलीजन का स्टेट में प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर श्रीलंका तमिल लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर फॉर देयर राइट्स। क्या हुआ फिर उसके बाद में, अब तमिल तमिल वाले तो मतलब तमिल जो थे वो लोग तो बोलेंगे कि ना हम इन लोगों ने हम लोगों को किसी में लीडरशिप दी है, ना इन लोगों ने हमारी लैंग्वेज को कुछ किया, ये हमेशा हमको हमारी पॉलिटिकल राइट्स से भी डिनाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसका रिजल्ट फिर क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, है ना। दोनों कम्युनिटीज जो थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगी। ठीक है, द श्रीलंकन Tamils launched partisan struggles for the recognition of Tamils as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. इसमें क्या हुआ, फिर श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन लोगों ने क्या किया, पार्टी एस्टेब्लिश की। ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल किया किसके लिए, तमिल्स के लिए, कि तमिल्स को भी पहचान मिले। ठीक है, उन लोगों ने बोला कि हमारी लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल किए कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, है ना। एजुकेशन सिस्टम वगैरह, जॉब वगैरह जो भी है उन लोगों ने अपने अंडर करने की बात की। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। फिर क्या हुआ, पर यही हो रहा था कि बार बार जो उनकी जो डिमांड थी वो डिनाइड की जा रही थी, मतलब अनदेखी की जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद में तमिल वॉज सेपरेटली डिनाइड। बाय 1980 several political organizations were formed demanding an independence Tamil element मतलब स्टेट इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। मतलब फिर क्या हुआ यहाँ पर कि उन लोगों ने डिमांड रख दिया कि हमको हमारी एक अलग सी कंट्री दे दो जिसमें हम लोग रहेंगे, आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप लोग आपकी रिलीजन को भले ही सुपरमेसी पावर दे दो, है ना। द distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. तो इसके अंदर फिर क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स ने प्रोटेस्ट किया किसके अगेन, उनके राइट्स, उनको राइट्स चाहिए थे। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ, द दिस डिस्ट्रैक्ट लीड टू सिविल वॉर। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिविल वॉर हुआ। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमको अलग अलग पार्ट में दे दो, ठीक है, जिससे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब अगर देखो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आ रही है श्रीलंका में, और बेल्जियम में क्यों नहीं आई, बेल्जियम में भी था डाइवर्सिटी, तो बेल्जियम में भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी था, है ना। डच स्पीकिंग अगर बेल्जियम में था तो वहीं पे वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया था ब्राजील में, है ना। तो यहाँ पे भी चीजें तो हुई थी। तो द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। तो बेल्जियम के लीडर्स ने ऑब्वियसली एक दूसरा पाथ लिया होगा, दूसरा रास्ता चुना होगा जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, है ना। दे रिकॉग्नाइज देयर एक्सटेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। इसका मतलब बिटवीन 1970 एंड 1993 उन्होंने क्या किया, बेल्जियम में जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, उन्होंने अकोमोडेशन मतलब कि ये होता है कि किसी भी चीज को मतलब बड़ी आसानी से उन लोगों ने उस चीज को हैंडल किया, जो भी उनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस थे उन लोगों ने बड़े आराम से उसको सॉल्व किया। जैसे कि 1970 से 1993 के बीच में दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, है ना। उन्होंने उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंजेस किए, चार चार बार उन्होंने उनके उसमें चेंजेस किए। लिखा है नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच legislative group. Thus no single community can make decision unilaterally. इसमें उन्होंने क्या बोला कि इक्वल मिनिस्टर्स होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। डच स्पीकिंग के भी और फ्रेंच स्पीकिंग के भी। जैसे अगर 100 मेंबर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो क्या होगा, 50% किसके होंगे, डच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले होंगे, और फ्रांस के कितने हो जाएंगे, 50। तो इसमें उन्होंने यही बोला है कि इक्वल रहेंगे, है ना, जिसकी वजह से। और इसमें बोला उन्होंने कि कोई भी ग्रुप मतलब दोनों ही ग्रुप कोई भी अपने हिसाब से सिंगल कम्युनिटी कभी भी डिसीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट
of the two religion of countries that state government are not subordinate to the central government। इसके बाद में उन्होंने क्या बोला, जो पावर्स थी, कुछ पावर्स उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी ताकि दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। कुछ पावर्स उन्होंने इसीलिए किनको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। थर्ड वन में उन्होंने यही बोला कि ब्राजील को उन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट दी ताकि जो दोनों कम्युनिटीज है वो दोनों की दोनों इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनका बताए, ठीक है। जैसे कि द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्राजील बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हुआ था, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो चीज जो थी वो एक्सेप्ट कर ली कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ब्राजील में उन्होंने डच स्पीकिंग वाली कम्युनिटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर फोर्थ था कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज एंड रिलेटेड इश्यूज। जितने भी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई जिनको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, जितनी भी पावर्स थी रिलेटेड टू देयर रिगार्डिंग टू देयर कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो सब उन्होंने किसको दे दिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दी, ताकि वो सब चीजें सॉल्व करके रखे, है ना, ताकि वो सब चीजें क्या करके रखे, सॉल्व करके रखे। जैसे कि this community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, education and language related issues. ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो गवर्नमेंट रहेगी उसके पास में कौन सी पावर रहेगी, किसके रिगार्डिंग पावर्स रहेगी, कल्चर के रिगार्डिंग, एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिलेटेड जितने भी इश्यूज रहेंगे वो किसके पास में रहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में रहेंगे। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट indeed is very complicated even for people living Belgium, but this arrangement have worked well so far। अब यहाँ पर बताया कि आपको श्रीलंका में कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना, यहाँ पर कितनी आसानी से उन लोगों ने पावर्स डिवाइड कर ली, पावर्स शेयर कर ली, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई सिविल वॉर या कुछ भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। आई क्या यहाँ पर कोई भी सिचुएशन, बिल्कुल भी नहीं आई। उन लोगों ने बड़ी ही समझदारी से जो डिवीजन था, जो पावर का शेयरिंग था, उन लोगों ने बड़े ही आराम से किया, है ना। हम एक बार और देख लेते हैं। एथनिक कंपोजिशन हम लोग देख चुके थे कि जो बेल्जियम था वहां पर कितने परसेंट क्या स्पीकिंग था, वहां पे सिनेला स्पीक, वहां पे दो सॉरी हम लोग बेल्जियम की बात कर रहे थे ना। तो बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम एक छोटी कंट्री थी, फ्रांस के जो जस्ट ऊपर थी, ठीक है। इस कंट्री में क्या था कि 59% जो थे वो क्या, वो स्पीकर्स थे, डच स्पीकर्स थे, और बाकी के जो थे 40% वो क्या थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे, ठीक है। बाकी की जो 1% पॉपुलेशन थी बेल्जियम में वो जर्मन स्पीकिंग थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम अगर उसके कैपिटल की बात करें तो वहां पर क्या था कि 80% क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग स्पीकर्स थे, और बाकी 20% तो जो थे वो डच स्पीकर्स थे। इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी बेल्जियम में थी मतलब डच स्पीकर्स की, वही उसके कैपिटल में ब्राजील में आके माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई, मतलब 20% स्पीकर्स हो गए वहां पे, है ना। फिर उसके बाद में हमने श्रीलंका को कंपेयर करा था इससे कि श्रीलंका में दो टाइप की लैंग्वेज बोली जाती थी, सिन्हेला और तमिल। तो तमिल्स में भी दो ग्रुप्स बांटे गए थे। कौन कौन से बांटे गए थे, एक श्रीलंकन तमिल्स बोला गया था और एक इंडियन तमिल्स बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि सिन्हेला स्पीकर्स कितने थे, 74% थे, और तमिल स्पीकर्स कितने थे, 18%, ठीक है। अब तमिल स्पीकर्स में तो दो ग्रुप डिवाइडेड था, कौन कौन सा, श्रीलंकन तमिल्स और जो इंडियन तमिल्स। तो 13% लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी, श्रीलंकन तमिल्स बोली जाती थी, और 5% लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी, इंडियन तमिल्स बोली जाती थी। इसके बाद में जो इसकी 7% ऑफ पॉपुलेशन थी वो दोनों बोलती थी, जिसको हम क्रिश्चियन बोलते हैं, ठीक है। 7% ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन जो थी
ये दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिन्हेला भी बोलते थे। ठीक है, अब अगर आपको बताओ इतनी अगर वो रहेगी कि कोई मेजोरिटी में है, कोई माइनॉरिटी में है ना। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों में से कोई हिंदी लैंग्वेज बोलता है 74%, मतलब अगर आपके 50 स्टूडेंट्स है और उसमें से अगर 45% 45 स्टूडेंट्स अगर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, और बाकी के 5% जो बच्चे हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मेजोरिटी में कौन हुआ, हिंदी लैंग्वेज वाले हुए ना। तो ज्यादा लैंग्वेज कौन सी चलेगी, आप डोमिनेट कर सकते हो ना हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वालों को, कि नहीं आप लोगों को हिंदी बोलना पड़ेगी, आपको ऐसे रहना पड़ेगा, आपको वैसे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ कि जो सिन्हेला थे वो क्या थे, वो बुद्धिस्ट थे। ठीक है, बुद्धिस्ट थे वो लोग। उन लोगों ने क्या किया, जितनी भी सुपरमेसी पावर्स थी वो सब उन्होंने उनके अंडर कर ली, और उन्होंने एक चीज पास की जिसको बोला जाता है मेजोरिटिज्म। ये मेजोरिटिज्म क्या होता है, जो मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं वो लीड करता है हमेशा। ठीक है, डरा धमका के कैसे भी। तो उन लोगों ने यही करा यहाँ पर भी कि एक लॉ पास करा 1956 में। उसमें उन्होंने ये बोला कि सिन्हेला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तमिल्स को उन लोगों ने क्या कर दिया, डिनाइट कर दिया, उन लोगों को ध्यान भी नहीं रखा। ठीक है, कि वो लोग भी यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स रहेगी, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की पोजीशंस वगैरह रहेगी, जितनी भी रहेगी वो किसके फेवर में रहेगी, दे ऑल आर इन फेवर ऑफ सिन्हेलास, है ना, सिन्हेलास के फेवर में रहेगी। फिर उसके बाद में उन्होंने उनके बुद्धिज्म जो था, उनका रिलीजन था, उसका प्रमोशन करना स्टार्ट किया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी श्रीलंकन्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया, किसके अगेंस्ट में, सिन्हेला के अगेंस्ट में, है ना। उन्होंने किया। फिर ये जब अगर किसी के अगेंस्ट अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, ये कन्वर्ट तो हो जाएगा। तो वहां पर क्या क्या हुआ, सिविल वॉर चालू हो गया। ठीक है, सिविल वॉर हुआ। उन्होंने बोला कि हमको हमारा पार्ट, एक काम करो, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमको एक काम करो, हमारा पार्ट दे दो, अलग दे दो, हम हमारी एक अलग कंट्री बना लेंगे। ठीक है, फिर यहीं पे इन्होंने बोला, मतलब इन लोगों के बीच में क्या हो गई, एक लड़ाई, एक वॉर टाइप में सिचुएशन आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, पावर्स का शेयरिंग नहीं हुआ। क्या हुआ, एक ही पर्सन के पास पावर थी, है ना, वो भी एक ही कम्युनिटी का था। कौन सी कम्युनिटी का था, वो सिन्हेला कम्युनिटी का था। तो उसने क्या बोला, मेरी चलेगी सिर्फ, है ना। मतलब उसने सारी पावर्स जो थी अपने हाथ में ले ली, उसने उसके उसके रिलीजन का प्रमोशन किया। सारी जितनी भी सुमर पैसी पावर्स थी, जितनी भी कि आपको ये गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी, वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो सब किसके फेवर में आ गई, सिन्हेला के फेवर्स में आ गई। ठीक है, तो ये चीजें क्या क्या वहां पे फिर क्या हुआ, सिविल वॉर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे दूसरे टॉपिक की, जो कि था अकोमोडेशन इन बेल्जियम। मतलब बेल्जियम में ये सिचुएशन नहीं आई, वहां पे क्यों नहीं आई, क्योंकि वहां पर लोगों ने क्या किया कि पावर की शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो यहाँ बेल्जियम की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, क्योंकि श्रीलंका में तो वहां पर भैया क्या चल रहा था, वहां पर तो वॉर वगैरह चल रहे थे, लड़ाई वगैरह चल रही थी। ठीक है, बट बेल्जियम में यहाँ पर लोग बड़ी शांति से रह रहे थे। वो क्यों रह रहे थे कि 1970 और 1993 के बीच में बहुत सारे उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स किए। 4 टाइम्स उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो अमेंडमेंट्स उन्होंने ये किए कि उन्होंने इक्वल मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के जितने भी मेंबर्स रहेंगे कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो दोनों के इक्वल इक्वल रहेंगे। जैसे कि अगर 50 मेंबर्स हैं तो 25 डच स्पीकर्स रहेंगे और फ्रेंच स्पीकर्स 25 रहेंगे। फिर उन्होंने बोला जितनी भी पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं करेगी, किसके साथ नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, उसका खुद का काम वो खुद करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्राजील को क्या दिया गया, सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया, ताकि दोनों को रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हुआ, है ना। आ रहा है समझ में इतना।
फिर उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, एक और कम्युनिटी बनाई गई, किसके क्या बनाई गई, देखो दो गवर्नमेंट तो थी सही, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, पर उन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी कौन सी पावर रिगार्डिंग टू कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज वर सॉल्व इन कम्युनिटी गवर्नमेंट। जितने भी आपके पावर, वो सॉरी, कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज रहेंगे वो किसके पास रहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में रहेंगे, ताकि कोई सेंट्रल और कोई स्टेट गवर्नमेंट उसमें किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी न करे, क्योंकि उन दोनों में क्या था, दोनों थे, है ना, डच स्पीकर्स भी थे, फ्रेंच स्पीकर्स भी थे। अगर उन लोगों के बीच में वहां पर अगर किसी भी प्रॉब्लम को लेके अगर इशू हो तो वो ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, ताकि वो किसी के भी फेवर में नहीं रहे, वो क्या करे, जितने भी इश्यूज है वो बिना किसी के फेवर के सॉल्व करे। ठीक है, आया समझ में इतना?